आप सुन रहे हैं सादत हसन मंटो की कहानी आखिरी सैल्यूट। ये है कहानी का पार्ट 1। ये कश्मीर की लड़ाई भी अजीबोगरीब थी। सूबेदार रब साहब का दिमाग ऐसी बंदूक बन गया था जिसका घोड़ा खराब हो गया हो। पिछली बड़ी जंग में वो कई महाजों पर लड़ चुका था, मारना और मरना जानता था। छोटे बड़े अफसरों की नज़रों में उसकी बड़ी तौकीर थी, इसीलिए कि वो बड़ा बहादुर, निडर और समझदार सिपाही था। प्लाटून कमांडर मुश्किल काम हमेशा उसे ही सौंपते थे और वो उनसे ओहदा बरा होता था। मगर इस लड़ाई का ढंग ही निराला था। दिल में बड़ा वल्वला, बड़ा जोश था। भूख प्यास से बेपरवाह सिर्फ एक ही लगन थी, दुश्मन का सफाया कर देने की। मगर जब उससे सामना होता तो जानी पहचानी सूरतें नजर आती। बाज दोस्त दिखाई देते, बड़े बगली किस्म के दोस्त, जो पिछली लड़ाई में उसके दोष बदोश इत्तेहादियों के दुश्मनों से लड़ते थे और अब जान के प्यासे से बने हुए थे। सूबेदार रब नवाज सोचता था कि ये सब ख्वाब तो नहीं, पिछली बड़ी जंग का ऐलान, भर्ती, कद्दावर छातियों की पैमाइश, पीटी, चांदमारी और फिर महाज, उधर से इधर, इधर से उधर, आखिर जंग का खात्मा, फिर एकदम पाकिस्तान का क़याम और साथ ही कश्मीर की लड़ाई। ऊपर तले कितनी चीज़ें। रब नवाज सोचता था कि करने वाले ने ये सब कुछ सोच समझ कर किया है ताकि दूसरे बौखला जाएं और समझ न सके, वरना ये भी कोई बात थी कि इतनी जल्दी इतने बड़े इनकलाब बर्पा हो जाए। इतनी बात तो सूबेदार रब नवाज की समझ में आती थी कि वो कश्मीर हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं। कश्मीर क्यों हासिल करना है ये भी वो अच्छी तरह समझता था, इसलिए कि पाकिस्तान की बका के लिए उसका इल्हाक अशद ज़रूरी है। मगर निशाना बांधते हुए उसे जब कोई जानी पहचानी शक्ल नज़र आ जाती थी तो वो कुछ देर के लिए भूल जाता था कि वो किस गरज के लिए लड़ रहा है, किस मकसद के लिए उसने बंदूक उठाई है। और वो ये गालिबन इसीलिए भूलता था कि उसे बार बार खुद को याद कराना पड़ता था कि अब की वो सिर्फ तनख्वाह, ज़मीन के मुरब्बों और तमगों के लिए नहीं बल्कि अपने वतन की खातिर लड़ रहा है। ये वतन पहले भी उसका वतन था, वो इसी इलाके का रहने वाला था जो अब पाकिस्तान का एक हिस्सा बन गया था। अब उसे अपने उसी हमवतन के खिलाफ लड़ना था जो कभी उसका हमसाया होता था, जिसके खानदान से उसके खानदान के पुश्ता-पुश्त के देरीना मरासिम थे। अब उसका वतन वो था जिसका पानी तक भी उसने कभी नहीं पिया था, पर अब उसकी खातिर एकदम उसके कांधे पर बंदूक रखकर ये हुक्म दे दिया गया था कि जाओ, ये जगह जहाँ तुमने अभी अपने घर के लिए 2 ईंटें भी नहीं चुनी, जिसकी हवा और जिसके पानी का मज़ा अभी तक तुम्हारे मुंह में ठीक तौर पर नहीं बैठा, तुम्हारा वतन है। जाओ उसकी खातिर पाकिस्तान से लड़ो, उस पाकिस्तान से जिसके ऐन दिल में तुमने अपनी उम्र के इतने बरस गुजारे हैं। रब नवाज सोचता था कि यही दिन मुसलमान फ़ौजियों का है जो हिंदुस्तान में अपना घर बार छोड़कर यहाँ आए हैं। वहाँ उनसे सब कुछ छीन लिया गया था, यहाँ आकर उन्हें और तो कुछ नहीं मिला, अलबत्ता बंदूकें मिल गई थी, उसी वज़न की, उसी शक्ल की, उसी मार्के और छाप की। रब नवाज जब उनके मुतल्लिक सोचता तो उसके दिमाग में एक अजीब गड़बड़ सी पैदा हो जाती, और जब वो कश्मीर के मुतल्लिक सोचता तो उसका दिमाग बिल्कुल जवाब दे जाता। पाकिस्तानी फ़ौजी कश्मीर के लिए लड़ रहे थे या कश्मीर के मुसलमानों के लिए? अगर उन्हें कश्मीर के मुसलमानों ही के लिए लड़ाया जाता था तो हैदराबाद और जूनागढ़ के मुसलमानों के लिए क्यों उन्हें लड़ने के लिए नहीं कहा जाता था? और अगर ये जंग ठेठ इस्लामी जंग की थी तो दुनिया में दूसरे इस्लामी मुल्क हैं, वो उसमें क्यों हिस्सा नहीं लेते? रब नवाज अब बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा था कि ये बारीक बारीक बातें फ़ौजी को बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। उसकी अक्ल मोटी होनी चाहिए, क्योंकि मोटी अक्ल वाला ही अच्छा सिपाही हो सकता है। मगर फितरत से मजबूर कभी वो चोर दिमाग से उन पर गौर कर ही लेता था और बाद में अपनी इस हरकत पर खूब हंसता था। दरियाए किशन गंगा के किनारे इस सड़क के लिए जो मुजफ्फराबाद से करन जाती है, कुछ अरसे से आसपास की पहाड़ियाँ फायरों के बजाय गंदी गंदी गालियों से गूंज उठती थी। एक मर्तबा सूबेदार रब नवाज अपनी प्लाटून के जवानों के साथ शब खून मारने के लिए तैयार हो रहा था कि दूर नीचे खाई से गालियों का शोर उठा। पहले तो वो घबरा गया,
ऐसा लगा कि बहुत से भूत मिलकर नाच रहे हैं और खिंजीर की दुम। ये क्या हो रहा है? एक जवान ने गूंजती हुई आवाजों से मुखातिब होकर ये बड़ी गाली दी और रब नवाज से कहा, सूबेदार साहब गालियां दे रहे हैं अपनी माँ के यार। रब नवाज ये गालियां सुन रहा था जो बहुत उकसाने वाली थी। उसके जी में आई कि बजन बोल दे, मगर ऐसा करना गलती थी। चुनाचे वो खामोश रहा। कुछ देर जवान भी चुप रहे, मगर जब पानी सर से गुजर गया तो उन्होंने भी गला फाड़ फाड़ के गालियां लुढ़काना शुरू कर दी। रब नवाज के लिए इस किस्म की लड़ाई बिल्कुल नई चीज़ थी। उसने जवानों को 2-3 मर्तबा खामोश रहने के लिए कहा, मगर गालियां ही कुछ ऐसी थी कि जवाब दिए बिना इंसान से नहीं रहा जाता था। दुश्मन के सिपाही नज़र से ओझल थे। रात को तो खैर अंधेरा था, मगर वो दिन को भी नज़र नहीं आते थे। सिर्फ उनकी गालियां नीचे पहाड़ी के कदमों से उठती थीं और पत्थरों के साथ टकरा टकरा कर हवा में हल हो जाती थी। रब नवाज के प्लाटून के जवान जब उन गालियों का जवाब देते थे तो उसको ऐसा लगता था कि वो नीचे नहीं जाती, ऊपर कोट जाती हैं। चुनाचे उसने झुंझलाकर हमला करने का हुक्म दे दिया। रब नवाज को वहाँ की पहाड़ियों में एक अजीब बात नजर आती थी। चढ़ाई की तरफ कोई पहाड़ी दरख्तों और बूटों से लदी फंदी होती थी और उतराई की तरफ गंजी, कश्मीरी हितों के सर की तरह। किसी की चढ़ाई का हिस्सा गंजा होता था और उतराई की तरफ दरकत ही दरकत होते थे। चीड़ के लिए लंबे तनावर दरकत, जिनके बटे हुए धागे जैसे पत्तों पर फौजी बूट फिसल फिसल जाते थे। जिस पहाड़ी पर सूबेदार रब नवाज की प्लाटून थी, उसकी उतराई दरख्तों और झाड़ियों से बेनियाज थी। जाहिर है कि हमला बहुत ही खतरनाक था, मगर सब जवान हमले के लिए बाखुशी तैयार थे। गालियों का इंतकाम लेने के लिए वो बेताब थे। हमला हुआ और कामयाब रहा। 2 जवान मारे गए, 4 जख्मी हुए। दुश्मन के 3 आदमी खेत रहे, बाकी रसद का कुछ सामान छोड़कर भाग निकले। सूबेदार रब नवाज और उनके जवानों को इस बात का बड़ा दुख था कि दुश्मन का कोई जिंदा सिपाही उनके हाथ ना आया जिसको वो खाते ख्वाह गालियों का मज़ा चखाते। मगर ये मोर्चा फतह करने से वो एक बड़ी अहम पहाड़ी पर काबिज हो गए थे। वायरलेस के ज़रिए से सूबेदार रब नवाज ने प्लाटून कमांडर मेजर असलम को फ़ौरन ही अपने हमले के लिए इस नतीजे से मुतल्ला कर दिया था और शाबाशी वसूल कर ली थी। करीब करीब हर पहाड़ी की चोटी पर पानी का एक तालाब सा था। इस पहाड़ी पर भी तालाब था, मगर दूसरी पहाड़ियों के तालाबों के मुकाबले ज़्यादा बड़ा। उसका पानी भी बहुत साफ और शफाफ था। गो मौसम सख्त सर्द था, मगर सब नहाए। दांत बजते रहे, मगर उन्होंने कोई परवाह न की। वो भी शक्ल में मसरूफ थे कि फायर की आवाज़ आई। सब नंगे ही लेट गए। थोड़ी देर के बाद सूबेदार रब नवाज खान ने दूरबीन लगाकर नीचे ढलवानों पर नजर दौड़ाई, मगर उसे दुश्मन के छुपने की जगह का पता न चला। उसके देखते देखते एक और फायर हुआ। दूर उतराई के फौरन बाद एक निस्बतन छोटी पहाड़ी की दाढ़ी से उसे धुआं उठता नजर आया। उसने फौरन ही अपने जवानों को फायर का हुक्म दिया। उधर से धड़ाधड़ फायर हुई, इधर से भी जवाबन गोलियां चलने लगी। सूबेदार रब नवाज ने दूरबीन से दुश्मन की पोजीशन का बगौर मुताला किया। वो गालिबन बड़े बड़े पत्थरों के पीछे महफूज थे, मगर ये मुहाफिज दीवार बहुत ही छोटी थी। ज़्यादा देर तक वो जमे नहीं रह सकते थे। इनमें से जो भी इधर उधर हटता, उसका सूबेदार रब नवाज की जद में आना यकीनी था। थोड़ी देर फायर होते रहे। इसके बाद रब नवाज ने अपने जवानों को मना कर दिया कि वो गोलियां जाया ना करें, सिर्फ ताक में रहें। जो ही दुश्मन का कोई सिपाही पत्थरों की दीवार से निकलकर इधर या उधर जाने की कोशिश करे, उसको उड़ा दे। ये हुक्म देकर उसने अपने अलिफ नंगे बदन की तरफ देखा और बड़बड़ाया कि निचकी दुम, कपड़े के बगैर आदमी हैवान मालूम होता है। लंबे लंबे वक्फों के बाद दुश्मन की तरफ से इक्का दुक्का फायर होता रहा। यहाँ से उसका जवाब कभी कभी दे दिया जाता। ये खेल पूरे 2 दिन जारी रहा। मौसम यकलख्त बहुत सर्द हो गया, इस कदर सर्द कि दिन को भी खून मुंजमद होने लगता था। चुनाचे सूबेदार रब नवाज ने चाय के दौर शुरू करा दिए। हर वक्त आप पर केतली धरी रहती। जो ही सर्दी ज़्यादा सताती,
एक दौर इस गर्म गर्म मशरूब का हो जाता। वैसे दुश्मन पर बराबर निगाह थी, एक हटता तो दूसरा उसकी जगह दूरबीन लेकर बैठ जाता। हड्डियों तक उतर जाने वाली सर्द हवा चल रही थी जब उस जवान ने, जो पहरेदार था, बताया कि पत्थरों की दीवार के पीछे कुछ गड़बड़ हो रही है। सूबेदार रबनवाज ने उससे दूरबीन ली और गौर से देखा। उसे हरकत नजर न आई, लेकिन फौरन ही एक आवाज़ बुलंद हुई और देर तक उसकी गूंज आसपास की पहाड़ियों के साथ टकराती रही। रबनवाज उसका मतलब न समझा। उसके जवाब में उसने अपनी बंदूक दाग दी। उसकी गूंज दबी तो फिर उधर से आवाज़ बुलंद हुई, जो साफ तौर पर उनसे मुखातिब थी। रबनवाज चिल्लाया, खंजीर की दुम, बोल क्या कहता है तू? फासला ज़्यादा नहीं था। रबनवाज के अल्फाज दुश्मन तक पहुंच गए, क्योंकि वहां से किसी ने कहा, गाली ना दे भाई। रबनवाज ने अपने जवानों की तरफ देखा और बड़े झुंझलाए हुए ताज्जुब के साथ कहा, भाई? फिर वो अपने मुंह के आगे दोनों हाथों का भोंपू बनाकर चिल्लाया, भाई होगा तेरी माँ का जना, यहाँ सब तेरी माँ के यार हैं। एकदम उधर से एक जख्मी आवाज़ बुलंद हुई। रबनवाज कांप गया। ये आवाज़ आसपास की पहाड़ियों से सर फोड़ती रही और मुख्तलिफ आवाज़ में रबनवाज दोहराती, बिलाखिर खून मुंजमद कर देने वाली सर्द हवा के साथ जाने कहाँ उड़ गई। रबनवाज बहुत देर के बाद चौंका। ये कौन था? फिर वो आहिस्ते से बड़बड़ाया, खंजीर की तुम। उसको इतना मालूम था, टेटवाल के महाज पर सिपाहियों की अक्सरियत 6/9 रेजिमेंट की है। वो भी उसी रेजिमेंट में था, मगर ये आवाज़ थी किसकी? वो ऐसे बेशुमार आदमियों को जानता था जो कभी उसके अजीज तरीन दोस्त थे, कुछ ऐसे भी जिनसे उसकी दुश्मनी थी, चंद जाति अगराज की बिना पर। लेकिन ये कौन था जिसने उसकी गाली का बुरा मानकर उसे चीख कर पुकारा था? रबनवाज ने दूरबीन लगाकर देखा, मगर पहाड़ी की हिलती हुई छिद्री दाढ़ी में उसे कोई नजर न आया। दोनों हाथों का भोंपू बनाकर उसने जोर से अपनी आवाज़ उधर फेंकी। ये कौन था? रबनवाज बोल रहा है, रबनवाज। ये रबनवाज भी कुछ देर तक पहाड़ियों के साथ टकराता रहा। रबनवाज बड़बड़ाया, खंजीर की दुम। फौरन ही उधर से आवाज़ बुलंद हुई, मैं हूँ राम सिंह। रबनवाज ये सुनकर यूं उछला जैसे वो छलांग लगाकर दूसरी तरफ जाना चाहता है। पहले उसने अपने आप से कहा, राम सिंह? फिर हलक फाड़ के चिल्लाया, राम सिंह, ओए राम सिंह, हाँ, खंजीर की दुम अभी पहाड़ियों के साथ टकरा कर पूरी तरह गुम नहीं हुई थी कि राम सिंह की फटी फटी आवाज़ बुलंद हुई, ओए कुम्हार के खोते। रबनवाज फूं करने लगा। जवानों की तरफ रौबदार नजरों से देखते हुए वो बड़बड़ाया, बकता है खंजीर की दुम। फिर उसने राम सिंह को जवाब दिया, ओए बाबा टल के कढ़ा प्रसाद, ओ खंजीर के झटके। राम सिंह बेतहाशा कह लगाने लगा। रबनवाज भी जोर जोर से हंसने लगा। पहाड़ियाँ ये आवाज़ें बड़े खलंडरे अंदाज में एक दूसरे की तरफ उछालती रहीं। सूबेदार रबनवाज के जवान खामोश थे। जब हंसी का दौर खत्म हुआ तो उधर से राम सिंह की आवाज़ बुलंद हुई, देखो यार, हमें चाय पीनी है। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।